Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. We have near about 14 to 15 topic that we will be discussing. First topic MP class outside house over the insult to Ambedkar. तो अभी हमने देखा था अमित शाह का जो स्पीच था वहाँ पे अम्बेडकर का उन्होंने बोला था, उसको लेके काफ़ी विरोध चला, अब मार पिटाई भी स्टार्ट कर दी है एक दूसरे को। दैट स्कूल के बाहर कभी लड़ते देखा है बच्चों को? पार्लियामेंट में बाहर वैसे लड़ रहे हैं, चोट वोट लग गई लोगों को। राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन रिजेक्ट्स नो ट्रस्ट नोटिस अगेंस्ट द धनकर बाय द अपोजिशन। धनकर कौन है? तो ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बाय एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होता है। अलग से चेयरमैन राज्यसभा का कोई नहीं होता है, ठीक है। सो देयर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल की बात चल रही है। वो है कि क्या प्रोसेस है, एक दिन बताया था मैंने, डिस्कस किया था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। देन वी विल सी दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन द फायर क्रैकर्स थ्रू आउट द ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, अभी खुद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया। तो अब बैन, अब शादी में मजा नहीं आएगा दिल्ली में, क्योंकि पटाखे ही नहीं फूटेंगे दिवाली। सब लोग अब आके यूपी में शादी वादी करेंगे, जब शादी होगा तो कहेंगे मजा ही नहीं आएगा। तो वैसे शादी में पटाखे फोड़ने वाला तो चलन अभी है, पहले कहाँ था? पहले नहीं था ना, जब से क्रैकर्स का खोज हुआ तभी से हुआ। तो दिस इज वेरी रिसेंट, लेकिन इससे है कि पोल्यूशन हो रहा है तो ठीक है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रहा है कि सिर्फ यूपी अगर दिल्ली में ही कर दे तो नहीं होगा, दिल्ली से जो आसपास के एरिया हैं, यूपी भी तो वेस्टर्न यूपी चारों तरफ से दिल्ली के हैं, फिर पंजाब है, उधर से हरियाणा है, फिर इधर राजस्थान है। तो कहीं ना कहीं सब जगह के अगर गवर्नमेंट इस तरीके का निर्णय लेती हैं, डिसीजंस, देन वी विल गो फॉर द, कुछ पोल्यूशन कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट्स ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये पार्ट होगा जीएस पेपर 2 का पार्ट होगा। जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी में राइट टू लाइफ होता है, उसमें हेल्दी लाइफ भी होता है। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड है, वहां से होगा, ठीक है। और जीएस पेपर 1-2 में भी आप देखिएगा कि सोसाइटी से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जो जो फायर क्रैकर्स के लिए जो काम करते हैं, डीलर्स हैं जो बनाते हैं, उनका जॉब चला गया ना, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। एक चीज और इसमें आएगा, पॉलिटी में ही जुडिशियल ओवररीच। जब जुडिशरी का क्या काम है, जो लॉ बना है उसको पढ़ के आप इंटरप्रिटेशन दीजिए और सजा सुनाइए, जजमेंट दीजिए। पॉलिसी थोड़ी बना सकते हैं कि ये कंपनी बंद करवाइए, ये कंपनी चलवाइए, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो पार्लियामेंट का काम है पॉलिसी बनाना या उसको इम्प्लीमेंट कराना। आपका तो सिर्फ है कि केस आपके पास गया, डिस्प्यूट जा रहा है, तो उसको पढ़ के लॉ के अनुसार जजमेंट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार होता है कि जुडिशियल ओवररीच का भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाता है। यहाँ ओवर रीच नहीं होगा, यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। दो वर्ड होता है, जुडिशियल रीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके। जुडिशियल रीच और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों में काम जुडिशरी एक ही करती है कि पॉलिसी मेकिंग में चली जाती है। दो बातें क्या है, एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, और इन दोनों में ही जुडिशरी का जो काम है वो अपना काम छोड़ के जो दूसरे का काम है, खासकर जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का काम है, उसमें चले जाएंगे। एक्टिविज्म में एक्सेप्टेबल होगा लोगों के द्वारा, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इंटरफेरेंस होने लगे लोगों के राइट्स पे, अगर खासकर अगर आप बीच में डीजल के जो व्हीकल्स हैं उसको बंद करवा दिया था, लेकिन डीजल के व्हीकल 10 साल पुराने किसके पास होंगे? जो बहुत गरीब है, जो अमीर है वो तो नया नया खरीद के अपने शौक पूरा करते हैं, लेकिन जो गरीब है उनको उसी पे निर्भर रहना है, वही उनके पास रोजी रोटी का डिपेंडेंसी है। अब मानिए फायर क्रैकर जलाना एक अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा जलाना खासकर अच्छी बात नहीं है। तो प्रोसेस क्या होता, प्रोसेस अगर सही से होता तो जो लोग फायर क्रैकर्स बना रहे हैं, पटाखे जो लोग बना रहे हैं, पहले आप उनकी काउंटिंग करवाते हैं, फिर उनको कहीं जॉब दिलवाते हैं, फिर बंद करवाते हैं। आपने कह दिया सिर्फ बंद करना है, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका रोजी रोटी चला गया ना, ढूंढने में 3 महीने 4 महीने 10 महीने लग जाएंगे। तो आपने तो अल्टरनेटिव नहीं दिया, आपने बैन करा दिया, आपको सिर्फ इन्वायरमेंट क्लीन चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट द, उनका जो लाइवलीहुड है, जो खाना है, उनका रोटी कपड़ा मकान का जो डिपेंडेंसी है, खासकर गरीब लोगों का होता है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होते नहीं है, जो होता है दिनचर्या के बेसिस पे वो उसी को यूज करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, यही जीने का तरीका है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ओवररीच में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं।
यहाँ पे तो ठीक है, बैन कर दिया पटाखे, लेकिन ये है कि जब लोगों का अगर, खासकर जब लोग इसका विरोध करने लगे और खासकर जब पॉलिसी मेकर्स भी इसका विरोध करने लगे तो दिक्कत होने लगती है। ओके, क्लियर हो रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविजन एंड जुडिशियल ओवररीच। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही चीज, बहुत धागे भर का फर्क होता है, लेजिटिमेसी की बात होती है, काम दोनों जुडिशरी एक ही करता है। जब लोग एक्सेप्ट करना बंद कर दें तो वो ओवररीच कहा जाने लगा, लोग जब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें तो ओवररीच होगा। जैसे एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती बोला कि बनवाइए, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए, बनवाना हवा में थोड़ी है कि आपने बोल दिया बन गया, क्योंकि रिवर को कनेक्ट कराने के लिए काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट डैम्स, यू हैव टू क्रिएट ओवर ब्रिज, तो वहां पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन का बहुत से हर्डल आते हैं, वो देख के पॉलिसी मेकर्स या जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो करते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें। मेंस में कई बार पूछता है जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट स्टे केरला हाई कोर्ट डायरेक्टिव ऑन द एलिफेंट परेड्स एट द टेंपल फेस्टिवल्स। तो केरला में जब कोई भी खास कर जब दो मंदिर में एक कहाँ पे है, त्रिची में नहीं, थ्रिसूर में है, हाँ थ्रिसूर एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है। वहां पे बहुत फेमस है कि जो एलिफेंट होते हैं उनको लाइन से खड़ा करके एक सेरेमनी में उनको पूरा सजाया जाता है, फिर उनको परेड कराया जाता है। तो अब ये है कि इसमें आप इंसानों को थोड़ी लगता है कि उसे कितने देर तक आप पूरा ज्वेलरी पहना के सजा के, ऊपर से नहीं होता है कि आप उनको डिफरेंट टाइप के पोशाक पहना के खड़ा रखते हैं, कितने देर उसको कंटिन्यूअसली वहां पे धूप में रखते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं पता चल पाती हैं, लेकिन एलिफेंट है, एक दिक्कत होती होगी ना, जैसे अब अगर किसी को शादी में गए तैयार होके, अब वही शादी वाला पोशाक 10 घंटा 12 घंटा लगातार पहना दीजिए, दिक्कत होता है ना। शादी के बाद लगता है कि कब जल्दी से हम निकाल के नॉर्मल कपड़े पहन ले, यही होता है। तो यहाँ पे एक तो हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि ज्यादा देर तक आप नहीं खड़ा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि दो एलिफेंट के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे 3 मीटर कितना होगा, 1 2 3, एक एलिफेंट वहां हो तो एक एलिफेंट यहाँ हो, यही होगा ना। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये जो केरला हाई कोर्ट है वहां से आया था जजमेंट। तो हाई कोर्ट के ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने गए कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मानिए ये रोड है, रोड पे अगर 20 हाथियों को चलाना है तो एग्जैक्ट 3 मीटर का कैसे हम डिस्टेंस रख पाएंगे, आगे पीछे तो होगा ना, कभी करीब जाएंगे कभी दूर जाएंगे। तो उसको भी लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, आप थ्योरेटिकली कह दे रहे हैं, वो इंसान थोड़ी है या कोई लाइन थोड़ी लगा है। आप जब चलाते हैं एलिफेंट को तो वो सिर्फ आगे बढ़ेंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे को देख के एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो इसीलिए हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि हाई कोर्ट क्या कर रहा है, ओवररीच कर रहा है ना। ऑलरेडी लॉ बना है, आप और लॉ बना रहे हैं, आप लॉ अलग से बना रहे हैं ना कि 3 मीटर का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वो तो कानून में नहीं लिखा है। जो एलिफेंट का रूल है, एलिफेंट को कैसे आप रखेंगे, कैप्टिव एलिफेंट का एक अलग से एक्ट है, वहां पे ऑलरेडी लिखा गया है कि अगर आप एलिफेंट को पालते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है। लेकिन अब अगर आप अलग से ये सब जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पॉलिसी बनाने लगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, तो सेम केस यहाँ पे भी है। आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि केरला के जो मंदिर है वहाँ पे जो सेरेमनी होती है एलिफेंट को यूज करते हैं। फार्मर्स आउटफिट रिजेक्ट सेंटर ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन द एग्री मार्केटिंग। एग्री मार्केटिंग पे बहुत डिबेट है। ऑलरेडी 2018-19 में इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो मार्केटिंग है उसमें प्राइवेट प्लेयर भी आए, प्राइवेट प्लेयर आए। पहले से मानिए आप फार्मर्स हैं, आप कुछ बोने जा रही हैं, उसके पहले ही कोई बड़ी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, मानिए कोई चिप्स बनाती है, तो जो आलू का फार्मर्स है उससे पहले ही कांटेक्ट कर ले कि आप ये वाला आलू प्रोड्यूस कीजिए और जब प्रोड्यूस होगा तो मैं इस रेट पे खरीदूंगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है उसको भी इंश्योरिटी हो जाएगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, और क्या रेट पे बिकेगा वो पहले से ही पता होगा। जैसे आप देखिएगा फार्मर्स को छोड़ के मैक्सिमम चीज़ों में पहले से रेट पता होता है। क्लोथ्स हो, टेबल्स हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं पता होता है। उनको पता होता है कि ये ग्लास का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, उनको पता होता है कि चेयर का रेट क्या चल रहा है। लेकिन टमाटर का रेट आज जो है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा वो नहीं पता होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। आलू का भी वही है, किसी भी वेजिटेबल का रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है। जैसा अभी देखिएगा गोभी आना स्टार्ट हुआ, 140 रुपए किलो, फिर 120 रुपए किलो, फिर 100 रुपए, फिर अभी 40 रुपए बिक रहा है। फिर कुछ दिन बाद वो 10 रुपए पे किलो बिकेगा, फिर वो मार्केट से चला जाएगा। फिर उसके बाद जब दोबारा आएगा तो फिर वही रेट हाई हो से होके फिर लो पे जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है किसी भी फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट ने लॉ लेके आए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसमें ये क्लियर कट में नहीं करा। आप एक तो कॉन्ट्रैक्ट से ये इंश्योर कर रहे हैं कि ठीक है उनका प्रोड्यूस होगा, आप बाई करेंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेयर बहुत होशियार होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेनिफिट के लिए कोई भी काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ आप में कमी आ जाए, कुछ आलू छोटे रह गए तो वो खरीदेगा ही नहीं, अगर मना कर दे तो फिर आपका पूरा का पूरा आलू आपने बोया। तो इसके लिए फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे थे कि एमएसपी होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर कोई नहीं खरीदे तो गवर्नमेंट खरीद ले। इसी को लेके काफी विरोध चल रहा है। अभी भी देखते होंगे हर 2 दिन पे न्यूज आता है कि जो पंजाब बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है, इस पे लोग धरना के लिए बैठे हैं, फार्मर्स घुसने नहीं दिया जा रहा है। सिंधु बॉर्डर बहुत न्यूज में रहता है, पढ़ा है कि नहीं ये कभी? न्यूज में देखिएगा आप लोग, हर 3-4 दिन पे ये आता है कि बॉर्डर एरिया में फार्मर्स बैठे हैं। अभी भी उनका यही प्रोटेस्ट चल रहा है। मेन प्रोटेस्ट इस बात को लेके है कि एमएसपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो जो मार्केटिंग के लिए रूल बन रहा है, यूनियन बना के दे रहा है, उसमें थोड़ा सा, अब मानिए फार्मर्स इतना मजबूत होता नहीं है कि केस कर दे। जो लॉ बना है उसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, दो लोगों के बीच में अगर केस लड़ा जाए, एक बहुत मजबूत है और एक के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने वकील को दे सके, तो वो पहले ही हार जाएगा ना केस, वो लड़ेगा ही नहीं। क्लियर हो रही है? लड़ेगा भी तो जीतने का चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए ये बिल को रिपील करना पड़ा। रिपील का मतलब फिर से उसको हटाना पड़ा। गवर्नमेंट इसको वापस ले ली, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, बहुत विरोध चला, 1 साल तक लगातार लोग बैठे थे, बहुत से फार्मर्स की जान भी गई, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट को मानना पड़ा, क्योंकि 2019 का इलेक्शन था, उसके पहले काफी निगेटिव सेंटीमेंट था। गवर्नमेंट ने हटा के वो निगेटिव सेंटीमेंट जो फार्मर्स का था वो हटा के उन्होंने रिमूव कर दिया, रिपील कर दिया। क्लियर हो रहा है ये चीजें? उसी को लेके है कि फिर से एक मार्केटिंग बिल आया है पार्लियामेंट में, उसको लेके फिर से फार्मर्स है कि उसी टाइप का तो एक्ट नहीं है जो 3 फार्मर्स एक्ट था। गवर्नमेंट का अलग स्टैंड था। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इन एक्ट से हम जो फार्मर्स हैं उनके लिए चीजें इजी कर रहे हैं, वो हम अलाउ करेंगे। अभी जैसे है कि अभी किसी फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस करके जो पास का एपीएमसी मंडीज होता है, कौन सा मंडी होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक होता है, ये एपीएमसी मंडी। ओके, तो एपीएमसी मंडीज में जाके फार्मर्स अपना सामान बेचते हैं। बड़ी बड़ी मंडी जैसे दिल्ली में आजाद, क्या नाम है, आजाद मंडी ही है शायद, ठीक है। यहाँ पे भी कोई बड़ी मंडी होगी ना, जहाँ पे सारे फार्मर्स आके होलसेल में बेचते होंगे, पूरा का पूरा वो अपना ट्रक से लाते हैं, पूरा ट्रक बिकता है, फिर लोग वहां से खरीद के लाके हमारे जो आसपास के कॉलोनीज वाले मार्केट है वहां बेचते हैं। तो जो एपीएमसी मंडीज होते हैं वहां पे अगर आपको कोई ट्रेडर बनना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेके आप वहां पे जाके बोली लगा के खरीदते हैं, ये प्रोसेस है। समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस है? कि कोई फार्मर्स है अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी में लेके आता है, वहां पे ट्रेडर्स होते हैं, वो बोली लगाते हैं और फिर आपस उसके बाद उनकी बिक्री होती है। उसके बाद से वहां से बिकता है तो हमारे घर के कॉलोनी के पास के मंडी में आती है। क्लियर? अब ये मेथड तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सही है, फार्मर्स आ रहे हैं और वहां पे बोली लगा के बेची जा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, आपस में वो कार्टेल बना लेते हैं और क्या करते हैं कि इस रेट से आगे देना ही नहीं है। आपस में मानिए 10 ट्रेडर्स हैं, आपस में बोल रहे हैं कि अरे आज एक ट्रक आएगा, जो भी आएगा, मानिए प्याज ही आया, तो वो कहेंगे प्याज 20 रुपए किलो से ज्यादा बोली ही नहीं लगानी है।
तो क्या होगा कि फार्मर्स का आएगा मजबूरी में 20 रुपए में बेच के जाना पड़ेगा, डिस्पाइट द रेट कुड बी द 50 रुपीज 60 रुपीज उसका इनपुट लगा हो 30 रुपीज। क्लियर हो रहा है? अगर फेयर मैनर में चले तो बहुत अच्छा है कि सब लोग अपना जो सबसे ज्यादा जो लगे कि ये प्रॉफिट में हम ले सकते हैं, तो वो खरीदते बोली लगा के, एक 20 बोलता, फिर 25 बोलता, फिर तीसरा वाला 30 बोलता, फिर रेट बढ़ते जाता। लेकिन पहले से ही कार्टेल है तो वो 20 के बाद कोई बोली ही नहीं लगाएगा, तो फार्मर्स को वापस लेके थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसने किराया लगा के लेके आया है, खुद का तो गाड़ी होता नहीं है फार्मर्स के पास। फिर से दोबारा लेके जाएगा तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो जाएगा, और ऑलरेडी उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ये जो एक्ट हम लेके आ रहे हैं, मार्केटिंग एक्ट, उससे फ्रीडम मिलेगा, फार्मर्स किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में भी फ्रीडम दिया जाएगा। आर यू गेटिंग ना? लेकिन अब फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी उतनी है नहीं कि जितना आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आप फ्री कर देंगे तो जो हमारा एपीएमसी का है कि कुछ नहीं है तो बाद में सरकार को भी जाके बेच सकते हैं एमएसपी के थ्रू। एमएसपी का भी जो खरीद बिक्री होता है वो एपीएमसी के थ्रू ही होता है, वो चला जाएगा। तो वो बार बार कह रहे थे कि जो एमएसपी है उसको लीगलाइज कीजिए। क्लियर हो रही है ये चीजें? ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैं अभी सिर्फ ब्रीफ में बताया हूँ। इकोनॉमिक्स में एक एग्रीकल्चर पूरा टॉपिक है, उसमें एपीएमसी और ये सब चीजें आती हैं। लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना कि क्या सिस्टम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, कि कैसे एग्रीकल्चर में मार्केटिंग होती है, तो उसी से रिलेटेड ये है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेटेड, तो ये किस बात को लेके चल रहा है? अभी महाराष्ट्र में एक सिटी है, वहां पे अंबेडकर का एक स्टैचू था, स्टैचू के सामने कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक उन्होंने रेप्लिका बना के रखा था। होता है ना स्लैब का, मार्बल का बना के रखते हैं, सुंदर रखते हैं। किसी ने उसको तोड़ दिया था, तो उसको लेके वायलेंस हुआ, फिर उसको मारा पीटा, फिर पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने कहा कि ये थोड़ा सा मेंटली सही नहीं है, इसीलिए तोड़ दिया, जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेके पॉलिटाइजेशन हो गया, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में एक डिवाइड हो गया, दोनों वायलेंस कर रहे थे। तो उसी को लेके डिस्कशन है कि अभी भी जो है डिवाइड, वो हम पार्ट नहीं पा रहे हैं, उसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी पे एनालिसिस है। देन वी विल सी दैट द रियलिटी चेक ऑन द श्रीलंका तमिल क्वेश्चन। तमिलनाडु के प्रेसिडेंट, तमिलनाडु नहीं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, व्हाट इज द नेम? दिसानायक। तो अनुरा दिसानायक, अनुरा कुमारा दिसानायक। ठीक है, तो वो अभी इंडिया के विजिट पे थे। तो वहाँ पे जो मेन हमारा समस्या है, इस आर्टिकल में ये डिस्कशन हुआ है कि वो रिजॉल्व हो पाया कि नहीं। तो हमने देखा है कि जो आने के बाद भी उनकी भी जो पार्टी है, जो तमिल इशू है उसको टच करने से थोड़ी सी घबराते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। क्योंकि अगर आप लगेंगे तमिलियन वाला इशू रिजॉल्व करने, तो जो सिंहलाज बुद्धिस्ट हैं वो मेजोरिटी में है, उनको आप कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे, उनका जो वोट है वो आपसे कटने लगेगा। इंडिया में देखिएगा सब लोग किसका वोट लेना चाहते हैं? जो मेजोरिटी में है, सभी को हिंदू बनना है। तो यहाँ पे जैसे जो जो डोमिनेंस है यहाँ पे हिंदूज का है 80%, सेम इज द केस विद द श्रीलंका। वहाँ पे सिंहलीज जो बुद्धिस्ट है उनकी मेजोरिटी है एंड तमिलियंस माइनॉरिटी है। तमिलियंस में हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम्स भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे। तमिलियंस आर द एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु, जो तमिल हमारा स्टेट है उससे एसोसिएटेड है। क्लियर हो रही है चीजें? उसको यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। देन वी विल सी दैट द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एन ऑब्स्ट्यूज इंडियन स्टैंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अभी हमने देखा था जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ रहे थे, ये पढ़ा था दो चीजें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या डिफरेंस था? गुड। एंड आईसीसी इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर एक अलग से हम ट्रीटी लाना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हो या क्राइम हो। जैसे कि अभी हम देखते हैं गाजा में जिस तरीके से अटैक हो रहा है, एक तरीके से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही है कि आप हॉस्पिटल पे ले जाके, आपको कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो उस टेररिस्ट ग्रुप को आप मारेंगे ना। कि आप जैसे मानिए गोरखपुर में कुछ गुंडे बवाली हैं, वो मानिए किसी एरिया में रहते हैं, दाऊदपुर में ही रहते हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहां पे उन्होंने जाके लखनऊ में जाके बम फोड़ के चले आए, तो क्या लखनऊ वाले पूरे गोरखपुर पे बम फोड़ेंगे? क्या होता है ना कि भाई जिसने मारा उसको पकड़ो ना, आप अंधाधुंध थोड़ी किसी को मार सकते हैं आप। ठीक है, फलस्तीन से अटैक हुआ है तो फलस्तीन में हमास जो है ग्रुप, उन्होंने अटैक किया है, तो जो आम जनता उसको क्या लेना है?
एक ही फैमिली में मानिए 6 लोग रहते हो, एक आदमी उसमें से गुंडा निकल गया, 5 बहुत शरीफ निकल गए, तो वो जाके किसी के वहां कुछ करके आएगा और उससे उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं, वो भी प्रताड़ित रहते हैं, ऐसा तो है नहीं वो सपोर्ट करते हैं। अब वो किसी को मार के आया, वो उसको आप नहीं मार रहे, जो बच्चे चाह रहे हैं उसको मार रहे हैं, जो शरीफ है। तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड ना। कहीं पे भी जो जस्टिस सिस्टम है, जो क्राइम करता है उसको पकड़ते हैं, लेकिन आम जनता का सेंटिमेंट होता है ठीक है मारा उसके घर वाले ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई खराब इंसान है उसके घर वाले भी सब खराब ही हो। होता है कि कभी गांधी गांधी के जो एक जो सबसे बड़ा वाला लड़का था, हरीलाल गांधी, वो बहुत बड़ा शराबी था, वो दारू पी पी के मर गया। वो गांधी को पूरी जिंदगी गाली देता रहा। तो आर यू गेटिंग ना कि गांधी एकदम अहिंसा की बात करते थे, और वो इतना बड़ा वो था कि मतलब गांधी के नाम पे जाके पैसे उधार लेके आता था। वो कई बार अपने रिलीजन बदल लिए पैसे लेने के लिए। गांधी को एक बार डिक्लेयर करना पड़ा कि अरे ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं होता है कि गांधी का नाम है। वो जाता था, वो जाके उधारी लेके आता था, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का बिगड़ल था और सब बहुत सही थे। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर आदमी क्राइम करता है तो आप पूरी फैमिली को ही अटैक करना स्टार्ट कर दें। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये सब एग्जाम्पल आपको एथिक्स में भी लिखना होगा, जो एथिक्स में होता है इस तरीके का है, तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इफेक्टिव होते हैं। Then we will see that the positive direction, this is with respect to the इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, कंटिन्यूसली न्यूज में है, तो उसी पे है, रिपीटेड न्यूज है। शुड लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, यहाँ का क्या मतलब है? शुड इंडिया लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव द फिक्स्ड टेन्योर, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या उसका फिक्स टेन्योर होना चाहिए? अभी है ना कि गवर्नमेंट अगर कोई प्रूफ नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर दोबारा इलेक्शन बीच में भी हो सकता है। स्नैप स्नैप इलेक्शन होता है ना, हमने एक दिन पढ़ा था, फ्रांस में हुआ था अभी हाल ही में, तो वो इंडिया में भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, दूसरी बार पूरे 5 साल के लिए। तो इलेक्शन हुआ था ना 13 दिन बाद ही, 13 महीने बाद ही, सोचे 13 दिन बाद ही गवर्नमेंट गिर गया। तो ऐसे में होता है कि जब गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर से इलेक्शन कराना पड़ता है। अब मानिए एक ही साल बाद फिर इलेक्शन, पूरा प्रोसेस, बहुत पैसे लगते हैं, तो उसको लेके डिबेट है कि टेन्योर फिक्स करना चाहिए। ये डिबेट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हम वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी तो फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप एक बार इलेक्शन कराएंगे तो बीच बीच में तो स्टेट गवर्नमेंट का करा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे भी ये इश्यू आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिबेट चल रहा है। ऑलरेडी हमने इस पे बहुत डिबेट किया, एक दिन डिस्कस कर रहे थे ना डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा किस तरीके से, तो वही सब डिबेट फिर से है। ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन डिसाइड, सेज हाई कोर्ट, ऑन द राहुल गांधी सिटीजनशिप नाउ। अभी राहुल गांधी के सिटीजनशिप पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो इंडिया का है ही नहीं, इलेक्शन ही मत लड़ने दो, पूरा काम ही खत्म। तो अभी आरोप ये लग रहा है कि वो यूके के सिटीजन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट सब लेके आए हैं, कि वो हमें पता ही नहीं था कि वो मतलब वो सिटीजन्स हैं यूके के, उनके राजीव गांधी वहाँ पे गए, कुछ भी प्रूफ कर देते हैं लोग कैसे भी, ठीक है, पूरा उनकी खानदान को भी एक बार प्रूफ कर दिया जाता है कि ये तो मुस्लिम ओरिजिन है, इनके दादा के दादा मुस्लिम थे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द थिंग वो व्हाट्सएप पे घूमता रहता है, तो एक, लेकिन ये तो केस ही कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सिटीजनशिप का पावर होता है वो किसके पास होता है, अगर उसके बारे में पॉलिसी देखना है, कुछ भी बनाना है, तो वो किसके पास है? यूनियन के पास है। आर्टिकल 5 to 11 पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वही केवल इस पे अपना जो अपना व्यू हो सकता है या कुछ भी होगा वो यूनियन ही देगा, स्टेट का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स कंटेम्प्ट प्ली ओवर द धर्म संसद नॉट। धर्म संसद हम करवाना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है धर्म संसद में, हिंदू पूरे वर्ड से आएंगे, वहां पे संसद लगेगा और डिबेट होगा। अब उसको लेके विरोध ये हो रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट हैं, अरुणा रॉय हैं, अरुणा रॉय का नाम सुना है? आईएएस ऑफिसर थी, रिजाइन दे दिया था, फिर वो एनजीओ के लिए काम करती हैं। उनका सबसे फेमस है मजदूर किसान मजदूर शक्ति संगठन, उनका एनजीओ है, बहुत फेमस है, आप लोग गवर्नेंस में पढ़िएगा, किसान मजदूर शक्ति संगठन है उनके एनजीओ का नाम। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, निखिल डे हैं, शंकर कुमार हैं,
ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नाम है, आप लोग आगे देखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे आरटीआई का लड़ाई उन्हीं लोगों ने लड़ा था। ठीक है, ये गवर्नेंस का पार्ट है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल किए हैं पिटीशन कि ये धर्म संसद से हेट स्पीच इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है वो एंटी मुस्लिम स्टैंड लेके किया जा रहा है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे, लेकिन धर्म संसद पे बैन नहीं करेंगे, होने दीजिए, देखा जाएगा, जब कुछ बोलेंगे तो हम देखेंगे आगे। तो इस बात को लेके उन्होंने रिजेक्ट किया है। ठीक है, then we will see that the disrobing of the women is a blot on the constitution। अभी एक केस आया है, झारखंड का केस है, वहाँ बिहार का केस है। वहाँ पे दो औरतों को झूठा आरोप लगा के कि ये विच क्राफ्ट कर रहे थे। विच क्राफ्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है? जादू टोना। जादू टोना का ये करके उनको मार मार के मार डाला। तो ये हम देखेंगे जो रूरल एरिया है वहाँ पे विच क्राफ्ट के नाम पे ऐसे वायलेंस होते हैं। खासकर जो बूढ़ी औरतें होती हैं या जो अकेली औरतें होती हैं उन पे कहा जाता है ये जरूर कुछ न कुछ जादू टोना कर रहा है, लेकिन ये सुपरस्टिशन है, रियलिटी कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ नहीं हो सकता है ये सब चीजें, आप सिर्फ चीजों को इमेजिनरी लेके कि किसी की बातों बातों में आके कर सकते हैं कि इसने ऐसा किया था। अगर किसी से कहा जाए प्रूफ करके दिखाओ कि तुम जादू करके ये पेड़ उखाड़ के दिखा दो, ऐसे वो कहेंगे कि अरे मैंने देखा कि वो सुबह 4 बजे उठ के गया और कुछ ऐसे किया, पूरा गन्ना का खेत था, सब कट के अपने आप लद गया था। ऐसे कहानी गाँव में बहुत सुनने को मिलता है कि सुबह था, एक बार मैं गया, उसको ये क्या होता है, तंबाकू खिलाया, नदी में से कुछ आया बुढ़वा या कुछ भी, ऐसे आप गांव में सुनते होंगे ना ये सब चीजें, और पूरा मेरा खेत कोड़ के चला गया, होता है ना कि पूरा उसने। आर यू गेटिंग ना? तो ये अगर आप कह दीजिए प्रूफ करके दिखाओ तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कर ले तो सब कोई खैनी खिला के, ये तंबाकू खिला के सब कुछ करा ले। आर यू गेटिंग ना? तो ये सब चीजें खासकर गांव में बहुत है और बहुत अभी भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को, और ये सब चीज कहानी पे चलती है। आप कहानी बना दीजिए और 10 लोगों से हामी करवा दीजिए कि हाँ हाँ 10 लोग बैठ के करते हैं, वो फिर फैल जाएगा आग के जैसे, हाँ हाँ ये हुआ है। तो दिस इज द केस। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जितना भी इनजस्टिस होता है देखिएगा वीकर सेक्शन पे ज्यादा होता है। वीमेंस, अकेली वीमेंस ज्यादा प्रताड़ित करना इजी हो जाता है, बूढ़ी वुमेन्स जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा होता है, तो उन पे ये सब केसेस ज्यादा होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये डिग्निटी के खिलाफ है, जो ह्यूमन डिग्निटी वैल्यू होता है ना, कि आप किसी समाज में किसी औरत को आप मार रहे हैं, वो भी वो मतलब निर्दय तरीके से मार के मारते हैं। तो ये सब चीजें किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक वर्ड है, क्या है? प्रियम्बल में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हम लोग पढ़ रहे थे ना, जहाँ पे हार्मनी की बात हुई है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जिस लाइन में है वहीं पे डिग्निटी है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल रहेगा तभी हार्मनी आएगी, तभी लिबर्टी एंड इक्वालिटी रहेगा। हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे ना जब प्रियम्बल में। आज के जमाने में देखिए हार्मनी है ही नहीं। आप हार्मनी नहीं है तो आगे चीजें हो ही नहीं सकती, ना ही इक्वालिटी होगी ना ही लिबर्टी होगी। तो आप देखिए संसद में लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां लोग बैठ के उनसे सीखते हैं। अब क्या सीखेंगे लोग कि वो भी मतलब मेन एमपीज लोग लड़ रहे हैं। तो दिस इज द कंडीशन। गवर्नमेंट आस्क एक्स टू डिलीट पार्शियल क्लिप ऑफ द शाह कमेंट। जो शाह ने बोला है कि अंबेडकर 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 का नाम जपते हो, उससे अच्छा भगवान का नाम जपो तो 7 जन्म में तक आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो स्वर्ग में ही जगह चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लिए अंबेडकर ही भगवान है। तो बड़ा डिबेट चल रहा है इस पे। ठीक है, मुझे भी एक बहुत अच्छा स्टेटस लगा कि नॉट ए फैशन ए रिवोल्यूशन। तो मुझे भी लगा कि हाँ सच में रिवोल्यूशन, क्योंकि अंबेडकर का के पहले काफी अलग सोसाइटी था। आदमी को कैसे जाना जाता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, माइंड सेट चेंज हो जाए। अंबेडकर के पहले देयर वाज नो डिग्निटी ऑफ द लोअर कास्ट, बहुत बुरी स्थिति थी। और अंबेडकर के आने के बाद चीजें चेंज हो गई। अभी आप देखते हैं कि कलेक्टर भी आदमी बन जाता है लोअर कास्ट से, तो वो अंबेडकर का ही देन है। अंबेडकर का सिर्फ एक जगह देन नहीं है, अंबेडकर को सिर्फ दलित के साथ जोड़ के देखा जाता है। अंबेडकर वाज वेरी वोकल फॉर द वीमेंस, वीमेंस के राइट के लिए सबसे ज्यादा जो उन्होंने एडवोकेसी किया था अंबेडकर ने किया था। लेकिन एक नहीं होता है, टैग दे देते हैं। लेकिन अंबेडकर का जो स्टेटस है वो अभी तक हिस्ट्री में किसी का नहीं होगा। आर यू गेटिंग ना? क्योंकि उस जमाने में ही वॉज
ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम द टू ऑफ द यूनिवर्सिटी, और दोनों दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी भी उसमें एडमिशन लेना बहुत टफ बात है। और फिर उन्होंने यूएस से भी किया था, आर यू गेटिंग ना, कैलिफोर्निया से। तो दोनों जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, एक दलित जाके कंप्लीट करके आ रहा है। उस जमाने में जब अपर कास्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था, एक जगह से तो करना मुश्किल था, दो जगह तो बहुत दूर दूर की बात थी। तो उस जमाने में उन्होंने वो करके आया। फिर इतने ज्यादा उन्होंने एडवोकेसी, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं किया, उन्होंने सच में राइट्स के लिए लड़ा। जैसे होता है ना, एक गांधी का था, गांधी वाज आल्सो फाइटिंग, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन वहां पे पॉलिटिक्स था। जो यहाँ पे इनका था, दैट वाज टोटली ए राइट, मतलब सोशल मूवमेंट टाइप का था, कि विमेंस का राइट की बात किया उन्होंने, दलितों के राइट्स का बात किया, और जो सबसे पीछे थे। यहाँ पे तो था कि अरे पावर हमें चाहिए, अंग्रेज क्यों चला रहे हैं। इन्होंने कहा अंग्रेज चला या कोई भी चला, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, एक दूसरे का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हटाना है। तो ये मूवमेंट हुआ ना। एक जगह आप कह रहे हैं कि पावर ट्रांसफर करो, पावर ट्रांसफर के लिए हो रहा है। एक जगह कह रहे हैं कि अरे अगर गोरे अंग्रेज भी चले जाएं तो भूरे अंग्रेज तो राज करेंगे ना, तो वो तो डोमिनेंस एक का रहेगा ना। ये भगत सिंह का भी स्टेटमेंट है कि असली लड़ाई तो हमें इनइक्वालिटी से है, जो इनजस्टिस है उससे है। और भगत सिंह ने ही ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो भूरे अंग्रेज वो तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द स्टैंड। तो अंबेडकर का इतना वैल्यू था कि अगर अपोजिशन, देखिए उस समय अपोजिशन या जो भी पॉलिटिकल पार्टी था उसमें इस तरीके का नहीं था कि मारा पिट्टी, सर फोड़ दिया है। आप लोग क्लिप देखिएगा, हॉस्पिटल में चले गए हैं लोग, मतलब इस तरीके से मारपीट हो रहा है ना, जैसे आप कभी रोड रेज देखते होंगे, रोड पे नहीं लड़ा के आपस में लड़ा लेते हैं, उस तरीके का लड़ाई है वो। लेकिन उस जमाने में सोचिए कि जब अंबेडकर अभी बहुत क्रिटिक थे कांग्रेस के, अंबेडकर, क्योंकि कांग्रेस ही मेन पॉलिटिकल पार्टी थी और कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट, ठीक है। तो वहां पे था कि अंबेडकर का था कि हमें कैसे भी जो दलित हैं उनके राइट्स के लिए लड़ना था, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने वाला था 1947-48 में, 46 से स्टार्ट हो गया था ना ये प्रोसेस, तो गांधी जवाहरलाल नेहरू से मिले और बोले कि क्या चल रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे आप लोग लिख रहे हैं। तो ये नेहरू और पटेल एक साथ उस समय थे। तो नेहरू ने बोला कि अरे बापू, हम लोगों ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट को हमने बुलाया है, हम बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं। तो गांधी जी ने कहा अरे दुनिया को क्यों बुला रहे हो, अपने पास ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, आप अंबेडकर से लिखवाइए। अंबेडकर वाज वेरी मच क्रिटिक ऑफ द गांधी एज वेल, लेकिन गांधी ने सजेस्ट किया था। तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत झटका लगा कि अरे ये मतलब वो कह रहे हैं, वो गांधी के भी बहुत बड़े क्रिटिक हैं और कांग्रेस के तो बहुत बड़े क्रिटिक हैं ही हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सोचिए उस समय का माइंड सेट क्या था, क्योंकि गांधी ने कहा कि देखो तुम उससे नहीं लिखवाओगे तो अंबेडकर का कोई घाटा नहीं होगा, पूरे देश को घाटा होगा, क्योंकि वो तो कैसे भी अपना अच्छा लाइफ जो जीते हैं वो तो जी ही लेंगे, लेकिन जो लोगों का फायदा होना चाहिए, जो उनके एक्सपर्टाइज है। और सच में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी बेस्ट हो गया क्योंकि अंबेडकर ही सिर्फ ऐसे पर्सन थे जिनको यूके का भी सिस्टम पता था, क्योंकि वो यूके में भी रहते और ही वॉज इन द यूएस एज वेल। तो हमने बहुत अच्छा ब्लेंड इसलिए कर दिया क्योंकि ही हैड द रियल एक्सपीरियंस। आप दूर से पढ़ के उतना एक्सपीरियंस नहीं लगा पाते जितना वहाँ के सिचुएशन में जाके। जैसे इंडिया में आप अगर आप सिर्फ पढ़े कि कास्ट सिस्टम है तो लगेगा अरे बहुत वो है कास्ट सिस्टम, मतलब जीना मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पे आके देखिएगा कि हाँ जीना भी सही है लेकिन है भी, डिस्क्रिमिनेशन भी है। आगे करेंगे ना, किताबों से लगेगा कि अरे वो तो छूने नहीं देते हैं, वो घुसने नहीं देते हैं, वो उनके मतलब सड़क पे भी नहीं आने देते हैं, बहुत कुछ दिखेगा ना। आप हिस्ट्री में पढ़ेगा तो और भी कास्ट सिस्टम के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पढ़ के नहीं पता चलेगा। यहाँ आके लगेगा कि अच्छा नहीं, अपर कास्ट वाले बुलाते हैं, उनसे काम भी कराते हैं, लेकिन जब देना होगा कुछ तब कहेंगे दूर रहना। आप देखिएगा कि जब छठ उठ होता है, जो डाली उली होती है सब खरीद के लाते हैं, सबसे जो माना जाता है कि लोअर कास्ट है, आप यूज सब वही करेंगे लेकिन घर में नहीं घुसने देंगे। आगे गेटिंग ना, कि सबसे ज्यादा है तो जहां मेहनत का काम होगा आप करवा लेंगे, लेकिन जब सम्मान देने की बात होगी या जहाँ पे स्टेटस की बात होगी वहां पे आप ये दिखा देंगे। तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सिचुएशन है। तो इस तरीके का हमारा तब भी सिचुएशन था। तो देखिए उस समय का रिस्पेक्ट कितना था कि उन्होंने जो सबसे बड़ा क्रिटिक था उसको हेड बना दिया, चेयरमैन। अदरवाइज तो वो तो पटेल, अम्बेडकर, ये नेहरू, कृपलानी और भी लोग थे, राजा जी, ये लोग थे, ये बने होते।
सोचिए उस समय सबसे बड़ा जो जैसे आरएसएस अभी है, आरएसएस बन गया था, आरएसएस का जो सबसे बड़ा उस समय पॉलिटिकल पार्टी था, जो सपोर्टिंग पार्टी था। आरएसएस हमेशा एक पार्टी को लेकर चलती है, जैसे अभी बीजेपी है, तो हमेशा उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के जो हेड थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में रखा गया था। आर यू गेटिंग ना? जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, आरएसएस वाज वेरी मच क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। फिर भी उनको रखा गया था कि ठीक है, थोड़ा सा अपोजिशन के लोगों का भी हम व्यू रखेंगे और उससे एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। देखिए उस समय का आरएसएस भी उतना कट्टर नहीं था, क्योंकि आरएसएस की बात छोड़िए, खासकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक मैं बता रहा हूँ, जब डिबेट चल रहा था लैंग्वेज पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो लैंग्वेज को लेके बहुत डिफरेंस था। आरएसएस बोल रही थी कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदी बोली जाएगी और हिंदुस्तान बनेगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम, उर्दू, पाकिस्तान का डिमांड वो चला रहे थे, आरएसएस उसका दूसरा वाला स्लोगन ये चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब डिबेट चल रहा था कि लैंग्वेज पे, ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज वेरी मच क्रिटिक ऑफ दिस हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। उन्होंने कहा थे मैं तो बंगाली हूँ, और हम तो बंगाली को इतना प्यार करते हैं, और कुछ भले छोड़ दें, जीना छोड़ दें, पर बंगाली बोलना हमने लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो ही वाज डिस्पाइट फ्रॉम द जनसंघ, जनसंघ मेन पिलर था आरएसएस का, लेकिन फिर भी ही अपोज दिस हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो वहां पे ये नहीं था कि आप एक पार्टी में है या एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आंख मूंद के ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, सही गलत का भी लोग ध्यान में देते थे। आज भी ना, मतलब क्या डिफरेंस है अभी की पॉलिटी में और उस समय की पॉलिटी में। उस समय फिर भी एथिक्स एंड मोरालिटी एक तरीके से वर्क कर रहा था। अभी यही डिबेट चल रहा है कि अंबेडकर का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, उन्होंने रिजाइन देना पड़ा। रिजाइन दिया था उन्होंने, लेकिन रिजाइन इसलिए दिया था कि जो हिंदू कोड बिल था उसको लेकर डिबेट था, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कि जो हिंदू कोड बिल जब उस समय आया, तो जो हिंदूज संगठन थे वो बहुत विरोध कर रहे थे कि हमारा जो कल्चर है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमारे जो कल्चर में लॉ से आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अंबेडकर इस पे बहुत ज्यादा, मतलब नेहरू एंड अंबेडकर दोनों को लगता था कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए। वो दोनों बहुत रेशनल पर्सन थे और उतना ज्यादा सो मच रिलीजियसटी नहीं थी उनके अंदर, ठीक है। तो जब डिबेट चल रहा था, दोनों एक ही ग्राउंड पे थे, लेकिन अंबेडकर को लगता था कि जल्दी से जल्दी पास कराया जाए। अंबेडकर वाज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स, मतलब उनको कुछ नहीं लेना था। नेहरू को लगता था कि लाना चाहिए हिंदू कोड बिल बस, लेकिन लोगों को समझा के लाना चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई चीज आपको जबरदस्ती इम्पोज कर दिया जाए कि अरे, मतलब कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मानिए कोई ऐसा व्यू है, कोई बुजुर्ग है, पुराने ख्यालात का है, और खासकर से उसका ये व्यू है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, तो व्यू है उनका। अब अगर आप लॉ बना दे कि नहीं भेजना ही है लड़की को, बिना उनको कन्विंस किए, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो भेज तो देगा अपनी लड़की को, लेकिन उसके माइंड में उसका विरोध हमेशा रहेगा। आर यू गेटिंग ना? लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको समझाएं कि देखिए आजकल मॉडर्न तरीका है, सेफ्टी है, सब कुछ, लड़कियां भी पढ़ेंगी, वो भी बढ़ेंगी, वो भी अपने फैमिली का सपोर्ट करती हैं। जब वो कन्विंस हो जाएगा तब भेजेगा, तो उसका अलग वैल्यू होगा। आर यू गेटिंग ना? तो नेहरू का व्यू था कि पहले समझा लिया जाए लोगों को, इम्पोज नहीं किया जाए। लॉ तो हम मानते हैं अच्छा है, लेकिन लोग भी तो सोचे कि हाँ लॉ अच्छा है। अम्बेडकर का ये व्यू था लोग बाद में समझेंगे, पहले लॉ बना लिया जाए, क्योंकि ही वाज सो मच, मतलब उनको लगता था चीजें बहुत अन्याय हुआ है, सब जल्दी जल्दी चीजों को, इस सब चीजों को हटाया जाए। तो हिंदू कोड बिल लाने में सबसे बड़ा जो हैंड था वो तो अम्बेडकर का भी था, और ये हिंदूज वीमेंस के जो राइट्स की बात करती हैं उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। तो एक तरीके से वीमेंस के लीडर हुए ना अम्बेडकर। तो कहीं ना कहीं नेहरू को था कि इलेक्शन है, तो उन्होंने क्या किया था, हिंदू कोड बिल को तीन पार्ट में तोड़ के पास कराया। उन्होंने भी लड़ा इलेक्शन इसी के नाम पे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अभी थोड़ा रोक लेते हैं, लड़ूंगा इसी के नाम पे, मैं अपना जो इलेक्शन का कैंपेन है वो इसी के बेसिस पे करूंगा। दिस वॉज द नेहरू जी स्टैंड। अभी तो अलग अलग तरीके से वो स्टोरी सुनाई जाती है कि ये इसके विरोधी थे, वो उसके विरोधी थे, लेकिन वो क्रिटिक था, आज के तरीके का नहीं था कि एकदम आप हर तरीके से किसी भी कीमत पे आप उसको विरोध में लेके जा रहे हैं। तो चीजों को जानना और सिर्फ सुन के जानना बहुत अलग अलग चीजें होती है। जब आप पढ़ते हैं तो लगता है हाँ डिफरेंस वहां पे भी चल रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकल था, रिस्पेक्ट था, और आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग जगहों पे उनकी मैच भी कर रही थी। जैसे अम्बेडकर का यहाँ पे तो बहुत मैच कर रही थी, ठीक है ना।
अंबेडकर का भले मानना था कि अपर कास्ट कभी भी अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब वुमेन्स का ग्राउंड हुआ तो नेहरू वाज आल्सो इक्वली सेटिस्फाइड विद दिस स्टैंड। जैसे अंबेडकर का स्टैंड था कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नेहरू रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि डाइवर्जन भी था और दोनों का एक तरीके से कन्वर्जन भी था। क्लियर हो रही है ये चीजें, ये सब कहानी है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो यही चल रहा है कि यहाँ पे इनका मार के सर फोड़ दिया है, ये पूछने गए हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं, ये राहुल गांधी हैं। तो यही पूरा इस आर्टिकल में है। नेक्स्ट न्यूज इज द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन रिजेक्ट्स नो ट्रस्ट नोटिस अगेंस्ट द धनकर। तो ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 67 में है। तो एक बार ओपन कीजिए आप लोग 67। यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे निकालेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 years के लिए। और 5 years किस दिन से काउंट होता है? जिस दिन वो ऑफिस में शपथ ग्रहण लेते हैं, वही एंट्री पॉइंट होती है, उसी को माना जाता है कि ही हैज इंटर इनटू द ऑफिस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 years एकदम फिक्स है, रिमूवल प्रोसेस है। वो खुद से भी रिजाइन दे सकते हैं, और रिजाइन देना होगा तो किसको लिख के देंगे? प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। ये प्रीलिम से पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए कि जो रिजिग्नेशन लेटर होता है वाइस प्रेसिडेंट को, वो किसको दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके का 4 ऑप्शन होगा। तो ये देखिएगा कि ये हमेशा प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ये एक दूसरे का चलता है। ठीक है, सेम स्पीकर का भी चलता है। क्लियर हो रहा है कि क्या एक तरीका है कि खुद रिजाइन दे दें, दूसरा तरीका है रिमूव करने का। कुछ गलत काम किया तो रिमूवल प्रोसेस है। रिमूवल प्रोसेस में कितना मेजॉरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट सिर्फ एक बार चाहिए होता है जब गवर्नमेंट बनाना होता है, स्पेशल भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। द देन मेंबर है ना, यहाँ पे इफेक्टिव होगा। जहां पे द देन मेंबर होता है ना, द देन मेंबर का मतलब उस समय कितने मेंबर है, उसमें हम क्या वैकेंसीज को घटा देते हैं, यही था ना। एब्सोल्यूट से ये कम होता है। एब्सोल्यूट में टोटल मेंबरशिप का 50% लेंगे, यहाँ पे वैकेंसीज को आप माइनस करेंगे और उसका मेजॉरिटी लेंगे। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी किसमें चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट का। स्पीकर को भी रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी ही चाहिए होगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? अब यहाँ पे है कि ऐसे कंडीशन में पहले नोटिस देना होता है। जब आप रिजोल्यूशन पास करवाने जाते हैं उसके पहले आप नोटिस देते हैं कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हम हटा रहे हैं। नोटिस पीरियड कितना है? 14 डेज का। अब जब ये पास हो जाएगा, एक चीज और है कि जिस ऑफिसर को आप दे रहे हैं, जो चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, उसको अगर आप दे रहे हैं तो वो डिसाइड करेगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है रिजोल्यूशन। वो बाइंडिंग नहीं होता है। यहाँ पे वही न्यूज में कहा जा रहा है कि ही हैज रिजेक्टेड। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन रिजेक्ट्स। तो पावर है कि नहीं रिजेक्ट करने का? क्लियर हो रहा है? वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से पता चल गया कि रिजेक्ट करने का पावर किसके पास है। लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से लिख के बताना होता है। तो उन्होंने लिख के बताया है कि क्या रीजन है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, फिर क्या ग्राउंड है वो इनको सही नहीं लग रहा है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद ही वो रिजोल्यूशन पास होगा। तो उन्होंने कहा कि 10 को इन्होंने दिया है नोटिस, और 10 से लेके 24 तक 14 दिन आएगा, लेकिन 20 को ही विंटर सेशन समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये सेशंस के बाद कोई सेशन है नहीं, तो एक तो वैसे ही उसका डेट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसलिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो प्रोसेस है उन्होंने वो भी कहा है कि उसको फॉलो नहीं किया गया है। आर्टिकल 67 बहुत न्यूज में है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 67, this is associated with the removal of the president, terms of the vice president, not president. क्या क्या याद रखना है? 14 डेज पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेजॉरिटी जो है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, द देन मेंबर्स कहीं पे भी लिखा हो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है।
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ एक ही जगह होता है जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, बस उसी समय होता है। दो मेजॉरिटी है जो बहुत फिक्स है, एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और एक जो प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे वो वाली मेजॉरिटी बहुत फिक्स है। कितनी मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए? 2/3 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होता। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। दो ही चीज होता है, एक तो टोटल मेंबरशिप होगा, एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग नॉर्मल स्पेशल में होगा और जो प्रेसिडेंट वाला में होगा उसमें होगा कि टोटल मेंबरशिप का जो एब्सोल्यूट टर्म लेंगे। क्लियर हो रही है? दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन द फायर क्रैकर्स थ्रू द ईयर्स। तो बीच में इन्होंने जो बैन रखा था वो विंटर में रखा था, जो मेन पीक पोल्यूशन का टाइम होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होता है, उसके बीच में इन्होंने रखा था, अक्टूबर टू जनवरी यहाँ पे था। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि पूरे साल ही अब बैन कर दिया। अब यहाँ पे बैन किया है तो किस एक्ट के द्वारा बैन किया है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये एक्ट है और सेक्शन जो है इसका 5 है। अब इन्होंने हर चीज को बैन कर दिया, बनाने से लेके मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते हैं और पटाखे छोड़ भी नहीं सकते हैं, और ऑनलाइन भी नहीं आप उसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी डिलीवरी दिल्ली में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हर तरीके से बैन किया है। अब यहाँ पे है कि जो फायर क्रैकर्स डीलर है वो अब हाई कोर्ट में पहुंच गए कि हमसे पूछ के करना चाहिए था, हमें भी तो बताना चाहिए। एक जॉब ही सब कुछ लेके चला गया। बिजनेसमैन होंगे, सारा बिजनेस ठप हो गया कि नहीं हो गया पटाखे की? तो दिस इज द कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट स्टे केरला हाई कोर्ट डायरेक्टिव ऑन द एलिफेंट परेड्स एट द टेम्पल फेस्टिवल। जो ये वाला एक्ट है ये आर्टिकल 21 से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप बैन करते हैं तो बैन किस को लेके कर रहे हैं कि जो हमारा जीने का एक अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, वो राइट टू लाइफ में ये भी आता है कि जो राइट टू लाइफ अच्छा तभी माना जाएगा जब क्लीन इन्वायरमेंट हो, तभी तो यहाँ पे जो बैन लगाया है वो राइट टू लाइफ को लेके लगाया है। तो आर्टिकल 21 से एसोसिएटेड है। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो होता है, जुडिशियल जजमेंट होता है, उसके थ्रू आता है। तो जैसे क्लीन इन्वायरमेंट का जो है वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू आया है। एमसी मेहता केस है, वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट थे एमसी मेहता, अभी भी हैं, वो केस मैक्सिमम लड़ते हैं, तो उन्हीं के नाम से जो केसेज हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी अधिक हैं। यहाँ पे है कि ऑलरेडी एलिफेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। वी हैव द कैप्टिव एलिफेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस रूल 2022 है, ठीक है। अब उसमें ये कहीं पे भी नहीं रखा गया है कि कितने देर आपको रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है। तो हाई कोर्ट ने अपना जो भी दिखाया हो, अपना दया भावना दिखाया हो या जो भी एक्टिविज्म दिखाया हो, उन्होंने डायरेक्टिव दे दिया। अब डायरेक्टिव दे दिया कि कितने डिस्टेंस पे रखना होगा, कितने देर के लिए रखना होगा। इस सब चीजों को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनके इस डायरेक्टिव को हटा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप फॉलो कीजिए, लेकिन ये वाला रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑलरेडी जब लॉ है तो हाई कोर्ट अपना लॉ क्यों बना रहा है, आप फॉलो करवाइए ना। आप अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसको बुला के डांटिए, लेकिन आप लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर, और जो पार्लियामेंट है वो बनाएगा। तो यहाँ पे अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओवर रीच और द जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों एक ही है। बस ओवर रीच में क्या होगा, लेजिटिमेसी नहीं रहती है, एक्टिविज्म में लेजिटिमेसी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये जुडिशियल, यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट हैड ओवर स्टेप जुडिशियल बाउंड्री। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट किसके लिए कह रहा है, हाई कोर्ट। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म का तो हाई कोर्ट ने खुद इस मैटर में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला है कि आप जुडिशियल जो बाउंड्री है उसको लांग रहे हैं, होता है ना लक्ष्मण रेखा को आप क्रॉस मत कीजिएगा। तो वो जो बाउंड्री है वो अगर आप जब उनका काम करने लगते हैं जो आपके लिए नहीं दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपका ओवर रीच एंड द एक्टिविज्म में आएगा। फार्मर्स आउटफिट रिजेक्ट द सेंटर्स ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन एग्री मार्केटिंग। तो ये डिस्कस किए हैं, क्लियर है।
डिस्कस किया हूँ, एपीएमसी वाला यही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेटेड, तो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है जो अंबेडकर का तोड़ा गया है। अंबेडकर का ब्लू कलर जो है, ब्लू क्लोथ अंबेडकर मूवमेंट क्यों लेके चलता है? आप अंबेडकर राइट्स को देखिएगा, वो ब्लू कलर को ही प्रीफर करते हैं। बीएसपी ब्लू कलर आप देखते होंगे, झंडा सब कुछ ब्लू कलर, क्या रीजन है आप बताइए? अंबेडकर ने खुद पहली बार यूज किया था जब उन्होंने अपना पार्टी बनाया था, उसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसका फ्लैग था वो ब्लू कलर का था। अब अंबेडकर ने क्यों लिया था ब्लू, उसका कोई रीजन नहीं है। अभी जो मूवमेंट में ब्लू लेते हैं वो अंबेडकर ने जो यूज किया था अपना फ्लैग खुद के पार्टी का, तब अभी इंडिया का फ्लैग नहीं आया था। उस समय जो फ्लैग था वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये लिख लीजिए, अंबेडकर का जो पार्टी बना था उसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनको क्या रीजन था आई डोंट नो, बट अभी का जो मूवमेंट होता है वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि अंबेडकर ने किया था। तो दिस इज द रीजन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही लड़ाई चल रही है कि लोगों ने तोड़ दिया है रेप्लिका कॉन्स्टिट्यूशन का, एक दूसरे को मार रहे हैं, पुलिस भी उठा के ले गई है। पुलिस कस्टडी में एक डेथ भी हुआ है, कह रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझ के मारा है। और वहाँ पे लगा हुआ है सेक्शन 163 जो अभी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दैट प्रोहिबिट द 5 और मोर पीपल को असेंबली करने से एक साथ। पहले 124 था, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले था उसमें धारा 124 लगता था। 124 में एक साथ ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा सकता है, खासकर 5 लोगों से ज्यादा परमिटेड नहीं है। जब ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तभी तो दंगा फसाद करेंगे, तो इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाए। तो उसके लिए हमने क्या लगाया है, अभी जो लगाया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी है ना 3 लॉ को चेंज किया है, इंडियन पैनल कोड को बदल के क्या किया है, भारतीय न्याय संहिता। गुड। दूसरा है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्या है, प्रोसीजर है कि कब क्या कैसे हम प्रोसीड करेंगे किस कंडीशन में। जो इंडियन पेनल कोड है उसमें क्या है, क्राइम डिफाइंड है और उसका जो पनिशमेंट है वो डिफाइंड है। और तीसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य संहिता, उसको पहले कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसमें डिफाइन था कि कैसे हम एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या एविडेंस एक्सेप्टेबल है। तो तीनों के लिए 3 लॉ है, पनिशमेंट और ये आपका क्या क्राइम है वो अलग डिफाइंड है, कैसे हम फॉलो करेंगे जो आगे का प्रोसीजर होता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और डिफरेंट अदर चीजें, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। और किस तरीके से हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था, अभी उसको भारतीय साक्ष्य संहिता कहते हैं। सेक्शन 163, रियलिटी चेक ऑन द श्रीलंका तमिल क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ही विजिटेड इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्रीमेंट भी लिया है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उनका इंडिया में आना एक विशेष तरीके का था, इंडिया भी बहुत भौचक्के में है कि कैसे डील किया जाए, क्योंकि इनकी पार्टी कभी पावर में थी नहीं, 2 पॉलिटिकल पार्टी थे, उनको डील करना इजी था। अब इनको कैसे डील करें, यहाँ पे ये था कि एक तो लेफ्टिस्ट पहली बार जीते हैं, टोटली दे आर लेफ्टिस्ट। पार्टी का जो कोलिशन का नाम है नेशनल पीपल्स पावर है, एंड दे आर एक बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है इनके पास, ओके। अब इनको जो मेजोरिटी मिली है एक तरीके से वहां से भी मिली है जहाँ पे तमिलियंस माइनॉरिटी थे। तमिलियंस माइनॉरिटी जैसे कि नॉर्थ श्रीलंका, ईस्ट एंड हिली कंट्रीज एरिया में नॉर्थ ये तमिलियंस थे। अब यहाँ पे भी इनको जो मिला है दैट इज द लैंड स्लाइडिंग मिला है, लेकिन इनका जो स्टैंड है अभी भी है कि मेजोरिटी का लिया होगा तभी तो इतना ज्यादा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि माइनॉरिटी का भी वोट मिला है। आर यू गेटिंग ना? जैसे होगा कि इंडिया में है कि 2 कांग्रेस है एंड बीजेपी है, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है। अब इन्हीं 2 में से किसी को एक को माइनॉरिटी वोट देती है, एक के अगेंस्ट में रहती है। अब सोचिए एक तीसरा पार्टी उभर के आ जाए जिसको बहुत ज्यादा वोट टर्न हो जाए माइनॉरिटी का। एक तो ये गुड साइन है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ट्रस्ट करती है। दूसरा ये है कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो माइनॉरिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज थे, मानिए जो पार्टीज इंडिया में अगर केवल मुस्लिम के हित के लिए बना हो,
अगर उसको लोग वोट नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम्स खुद वोट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी होगा। सेम इज द केस विद द तमिल, जो पॉलिटिकल तमिल ग्रुप के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो अपने आप को तमिलियंस के राइट्स के लिए एडवोकेसी करते थे, उनका क्वेश्चन हो गया कि वो क्यों इनइफेक्टिव रहे। उनका मेन क्या था, वेस्टर्न कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करा के प्रेशर बनाना। सिंघलीज जो जो बुद्धिस्ट हैं, सिंघलीज बुद्धिस्ट आर द मेजॉरिटी इन द श्रीलंका। समझ में आ रहा है सिंघलीज क्या है? व्हाट इज द सिंघलीज? श्रीलंका के क्या ट्राइबल्स नहीं है, वहां के मेन है, वो मेन जो है, लेकिन उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। ठीक है। सिंघलीज होता है ना कि कई तरीके के ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी, उनमें से एक सिंघलीज उन्होंने रख दिया। जैसे हम लोग अभी कुर्द पढ़ रहे थे, सीरिया में जो कुर्द, एक कुर्दिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, कुर्दिश, ठीक है, तुर्किश, तुर्कमिस्तान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप है और ये बहुत डोमिनेंट है। और इन्होंने जो तमिलियंस है, तमिलियंस कौन है? सिंपल सी बात है, तमिलनाडु हमारा स्टेट है, वहाँ की जो भाषा है वो तमिल है, वहीं के लोग तमिलियंस कहे जाएंगे, वो माइग्रेट करके गए हैं वहां पे, तो दे आर द तमिलियंस माइनॉरिटी। क्लियर हो रही है? अब वहां पे जहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी का लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है, अधिकार नहीं दे रहे थे तमिलियंस का, सिंघलीज जो थे। अब इंडिया का क्या है, इंडिया का सेंटिमेंट्स जुड़ा रहता है ना, क्योंकि इंडिया के जो तमिलियंस इंडिया के हैं, ओरिजिन तो रहता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एक वो रहता है इमोशंस उनके साथ। तो हमने सोचा, वो आपस में लड़ रहे थे, जब भी मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे टेररिज्म ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो टेररिज्म श्रीलंका में था, और वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप थे LTTE थे, तमिलियंस ग्रुप थे। ओके। अब इंडिया नहीं चाहता था कि ये लड़ाई झगड़ा चलता रहे, क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा चलता है तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रह पाएगा ना। आपके अगर पड़ोसी हैं, दिन रात लड़ते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, तो आपको भी तो लगता होगा, आपकी भी तो पीस जो है वो भी तो डिस्टर्ब होती है। वहाँ के जो अगर मानिए टेररिज्म वहाँ पे अगर चला रहे हैं, तो इंडिया को भी तो थ्रेट होगा, इंडिया में भी तो लोग लगेंगे डिमांड करने, इंडिया के भी स्टेबिलिटी को थ्रेट होता है ना, इन्फ्लुएंस कर ले कि हमें भी एक तमिलनाडु चाहिए, द्रविड़ चाहिए, द्रविडियन अलग कर ले, होगा कि नहीं? इंडिया चाहता था पीस आ जाए, तो इंडिया क्या कर रहा कि जाके उनसे श्रीलंका से एक एकॉर्ड किया राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में। अब हमने सोचा कि सॉल्व कर दिया मैटर को, लेकिन चीजें और बिगड़ गई। जो तमिलियंस LTT का ग्रुप लड़ रहा था वो गुस्सा आ गया राजीव गांधी से। जो मेन श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो राजीव गांधी फंस गए थे दोनों के बीच में, न ही तमिलियंस खुश थे LTT, और न ही जो श्रीलंकन गवर्नमेंट खुश थी, क्योंकि इनको लगा कि अरे ये इंटरफेयर कर रहे हैं। LTT को लगा कि हमारी लड़ाई है, इन्होंने क्यों एग्रीमेंट कर दिया। उनका जो मेन लीडर था उसको इन्होंने बुलाया ही नहीं, राजीव गांधी ने, जो मेन एग्रीमेंट हुआ था, लड़ाई चल रही तो उसको भी तो बुलाइए कि वो भी तो लड़ रहा है उनके राइट्स के लिए। तो ऐसे में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि इंडिया ने अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजा, और इंडिया का जो आर्मी पीस कीपिंग फोर्स था बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुआ, दोनों मार रहे थे, श्रीलंकन्स भी मार रहे थे और जो LTT है वो भी दुश्मनी निकाल रहे थे। और इसी चक्कर में अंत में जाके राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी का जो बम ब्लास्ट हुआ था वो यही मैटर था। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे इंडिया इसको रिजॉल्व करना चाहता था। अच्छा, मैंने 85 बोला, 87 में उन्होंने किया था। 1987 में जो एकॉर्ड हुआ था, श्रीलंका इंडिया इंडो श्रीलंका एकॉर्ड, ओके। 1988 में उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, फिर बाद में असैसिनेशन हो ही गया उनका, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि इंडिया दोनों के बीच में फंस गया। अब इस एकॉर्ड के थ्रू हम अच्छे भाव से गए थे। जो राजीव गांधी का था वो था कि पीस लाना, और राजीव गांधी ने यहाँ तक इंश्योर किया था कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बदल के नया एक्ट लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर सेंटर से है नीचे लेवल पे लेके जाया जाए। तभी तो देखिए, अगर ऊपर से नीचे तक आप पावर ले जाते हैं तभी तो माइनॉरिटी के भी पास पावर जाएगा ना, क्योंकि वो उनका भी तो एक एरिया होगा जहां वो रहते होंगे। तो राजीव गांधी क्या चाहते थे, फेडरल सिस्टम आए और ज्यादा से ज्यादा डिवोल्यूशन पावर लोकल लेवल पे जाए, और उसके लिए इन्होंने जो सजेशन दिया था वो 13th अमेंडमेंट का सजेशन था। अब 13th अमेंडमेंट से दोनों दुखी थे, LTT भी दुखी था और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी दुखी थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अरे हमें पावर देना पड़ेगा, और LTTE को लग रहा था कि पावर बहुत कम दिला रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है।
तो दोनों इसका विरोध कर रहे थे। अभी भी जो केस है, इंडिया चाहता था कि कुछ तो मिले, नहीं मिलने से अच्छा है कि धीरे धीरे उनके राइट को रिकॉग्नाइज किया जाए और धीरे धीरे पावर को शिफ्ट किया जाए। इंडिया का मोटिव सही था, लेकिन वहां पे सेटिस्फेक्शन जो लेवल था वो थोड़ा सा अलग अलग था। क्लियर हो रही है? तो 13th अमेंडमेंट इज वेरी मच फेमस, तो लिख लीजिए ये 13th अमेंडमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द इंडो लंका एकॉर्ड ऑफ 1987, और इसमें मेनली डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है इनटू द श्रीलंकन पॉलिटी। प्रेसिडेंट जो आए हैं, 34 एग्रीमेंट हुआ है हमारे और उनके बीच में, 34 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कुछ भी सब्सटेंसिव नहीं हुआ है। मेन जो पावर से रिलेटेड हुआ है, हाई कैपेसिटी ग्रिड हम बनाएंगे बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो हमने क्या साइन किया है? 34 पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, उसका टाइटल है फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर द ए शेयर्ड फ्यूचर। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स। और जो हमारा मेन कनेक्टिविटी का एक है, हाई कैपेसिटी ग्रिड इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसमें क्या करेंगे? कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो हम ट्रांसफर करेंगे, ताकि जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली इंडिया से श्रीलंका में हो जाए। अब जो नई पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी इससे दिक्कत है। 13th अमेंडमेंट एक्ट को वो भी ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। एनपीपी सन्स बोथ द डिवोल्यूशन डिस्कोर्स एंड ऑल्सो इट डोंट वांट टू कंसीडर एज द कि केवल हम तमिलियंस को फेवर करें। वोट तो मिला है, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है तमिलियंस है, उनको ये लगा होगा कि जो हमारी पार्टी है वो सिर्फ हमारे नाम पे केवल पॉलिटिक्स कर रही है, रियल में कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है, इसीलिए ने इनको दे दिया। यहाँ तक कि जो दिशा नायके की पार्टी है वो विरोध भी करा था, जो इंडिया का इंटरफेरेंस था या डिमांड फॉर द मोर पावर टू तमिलियंस, लेकिन अभी इन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। लेकिन स्टार्टिंग में ये लोग भी विरोध में थे, दे वर नॉट द पार्टी फॉर द तमिलियंस। ठीक है, लेकिन अभी जो है, अभी जो सॉफ्टर इंस्टांस है, जो उनका जो स्टैंड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी भी वो क्लियर कट में 13 अमेंडमेंट को टच करने से या तमिलियंस की पार्टी अपने आप को दिखाने में थोड़ा सा वो भी बच रहे हैं, क्योंकि चाहिए तो वोट सबको। अब राहुल गांधी को भी तो जाना ही पड़ता है मंदिर में पूरा लगा के टीका उका, वोट तो सबको चाहिए, उधर से भी चाहिए इधर से भी चाहिए, सबको हिंदू दिखाना है। दिस इज द इशू विद द दिस पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी का। तमिलियंस का जो मेन ज्यादा है ना, वो ईस्टर्न और साउदर्न श्रीलंका में है, सॉरी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि श्रीलंका तो ऊपर है ना, हमारे लिए वो साउथ दिखेगा, क्योंकि ये इंडिया से एक निकलेगा और ये वाला श्रीलंका वाला पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है, दिस इज द तमिलियंस डोमिनेंस, इधर है, ये जाफना ये सब इधर ही है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ये मैं इंडिया का ऐसे पार्ट बनाया हूँ, ऐसे ही निकला है ना श्रीलंका, तो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे है तमिलियंस, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में है। व्हाट इज द कैपिटल? श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबो। जाफना जो एरिया है दैट इज डोमिनेटेड बाय, जाफना भी बहुत न्यूज में रहता है। मद्रास कैफे मूवी देखा है, जॉन अब्राहम वाली? नहीं, वो तो इसमें है। मद्रास कैफे में बहुत अच्छे से ये इश्यू को दिखाया है, इंडिया और श्रीलंका का जो मैटर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाया है। यूएन एक रेजोल्यूशन पास किया है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। अब ये जो ये बहुत पहले से डिबेट में था, और यहाँ पे जो था दैट वाज देयर वाज ए कमिटी ऑलरेडी फॉर्म, दिस वाज द 6th कमिटी। मेनली ये क्या करते हैं, लीगल क्वेश्चन इन द यूएनजीए में जनरल असेंबली में डिस्कस करती है। तो अभी हमने पास कर दिया है, एंड ऑलरेडी जो हमारे पास पहले से एक था, ट्रीटी आ जाने से बाइंडिंग थोड़ी सी होने लगती है। होता है ना कि ट्रीटी है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं इसका फोर्स जो इन्फोर्समेंट होता है वो ऑलरेडी है। ऑलरेडी हमारे पास जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 है एंड जिनेवा कन्वेंशन 1947 है, दैट इज डेडिकेटेड टू द जेनोसाइड एंड द वार क्राइम। तो वार क्राइम एंड जेनोसाइड से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन तो ये इजी है, जेनोसाइड से जेनोसाइड
मैचिंग है। लेकिन वॉर से रिलेटेड जो है वो दैट इज द जेनेवा कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन में क्या है, वार क्राइम, वार में भी तो कुछ रूल होते हैं कि आप सिविलियंस को नहीं मारेंगे, आपका है कि निहत्थे पे गोली नहीं चलाएंगे, ये सब चीजें हैं। तो वो सब वार कन्वेंशन से होता है। ये नहीं कि आप वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, आप वहाँ पे सामान लूटने लगे। आप युद्ध लड़ रहे हैं तो वहाँ की आर्मी से लड़ेंगे, फिर गवर्नेंस चेंज हो गया लेकिन आप एट्रोसिटीज नहीं करेंगे। तो युद्ध का भी नियम होता है, तो वो जेनेवा कन्वेंशन से आता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, जेनेवा कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड टू द वॉर क्राइम। और इससे जो एसोसिएटेड है, लंदन चार्टर से स्टार्ट हुआ था जो वॉर क्राइम को हम लोग पहले स्टार्ट करें, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखिए वॉर क्राइम तो जेनेवा कन्वेंशन से है, अभी जो हुआ है दैट इज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, CAH। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन किसके लिए है, वार क्राइम के लिए। कि युद्ध में वार क्राइम क्या हो सकता है कि युद्ध के रूल को फॉलो नहीं करे। ठीक है, तो दिमाग में पिक्चर बन रहा है ना युद्ध का क्या नियम हो सकता है, कि सिविलियंस को नहीं अटैक करना है, वहाँ की प्रॉपर्टी को नहीं अटैक करना है। लेकिन होता है ये सब चीजें, वो तो नाम पे कि यहीं पे और टेररिस्ट था इसलिए हमने अटैक किया। हॉस्पिटल पे जो बम गिरा रहा था इजराइल, वो क्या कह रहा था कि हमास के लोग वहीं अंदर बैठे हैं, बोल बोल के वो तो सब पे बम इसीलिए गिरा रहा था। लंदन चार्टर में पहली बार हमने वार क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है पहले कोडिफाइड किया कि क्या क्या हो सकता है। और न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल चला था। न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल इज वेरी फेमस, जो नाजीज ने जो यहूदीज के साथ बहुत ज्यादती किया था उसी का ट्रायल था। जो जो उसके मेन मेन ऑफिसर थे जो बच गए थे ना नाजीज, तो उनके खिलाफ ये केस चला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। न्यूरेमबर्ग उस जगह का नाम था। ओके, क्लियर। देखिए यहूदी के साथ उस समय हुआ, आज यहूदी ही अति कर रहे हैं, तो चीजें हो चेंज हो जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज रिलेटेड टू द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने बताया ना कि UN का है, लेकिन ये अलग से ट्रीटी के द्वारा आया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में आया है, वो 1945 से ही है जब UN बना था, तभी से। तो क्लियर हो रहा है, दोनों का हेडक्वार्टर लेकिन सेम है, हेग इन द नीदरलैंड। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कशन हुई है। इंडिया का अभी भी सही से ग्राउंड कुछ पता नहीं चलता है। इंडिया ICC का मेंबर है कि नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है इंडिया? सच्ची नहीं है, नहीं है, सच में नहीं है। इंडिया भी नहीं है, US भी नहीं है, जितने भी बड़े कंट्रीज है वो छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लीडरों पे चलाने लगते हैं केस। ठीक है, तो इसीलिए ICC के साथ दिक्कत है। ICC के साथ दिक्कत नहीं, हमारे साथ दिक्कत है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे होता है, चलता है तो किसी को पकड़ के ले जाएंगे ना। मोदी जी के खिलाफ चलेगा तो मोदी जी को पकड़ के ले जाएंगे। देश के खिलाफ चलता रहे, कुछ होता ही नहीं है, देश पे पेनल्टी लगेगी, तो वो ठीक है। ICC जो है दैट इज द रोम स्टैट्यूट 2002 में बना था, एंड ये इंडिविजुअल पे केस चलाता है। क्लियर है ये चीजें? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का मीटिंग हुआ है, 5 साल बाद हुआ है, चाइना इंडिया का। कल पढ़े थे हम लोग, सेम वही टॉपिक को यहाँ पे रिपीट किया है। 40 सालों में कोई गोलीबारी नहीं चली थी, 2020 में चली। गलवान वैली वाला जो अटैक हुआ था उसी के बाद से। उसमें भी गोली नहीं चली थी एक दूसरे को, हाँ, गन के जो, हाँ, जो बैरल ये सब होता है उससे मार मार के उन्होंने करा था। शुड लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव फिक्स्ड टेन्योर? होना चाहिए। एक दिन इस पे बहुत डिस्कस किया था, याद है कुछ कुछ, जो हम कैसे अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करते हैं लोगों के लिए किससे, तो वही चीज इसमें डिस्कस हुआ है। तो सेम आज बता दीजिए आप लोग कुछ पॉइंट, तो आगे बढ़ूं। होना चाहिए, एक दिन डिस्कस किया था इसको, क्या क्या पॉइंट बताया था उस दिन। अकाउंटेबिलिटी घट जाएगी, करप्शन तो बढ़ना ना घटना वो अलग बात है, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएंगे। हाँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएंगे तो हमारे पास जो पावर है एक एज ए हेल्ड डेमोक्रेसी, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव का, वो हमारे पास कम हो जाएगा।
ठीक है, स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो सेंसिटिव मुद्दे हैं वो बार बार नहीं आएंगे। लोग बार बार पूछते हैं कि अरे आपने कहा था कि ये ब्रिज बन जाएगा, 2 साल बाद फिर आप जाएंगे तो कहेंगे ब्रिज तो नहीं बना, इस बार वोट किस मुंह से मांगने आए। तो इस तरीके का चीजें होती हैं। तो ज्यादा इलेक्शन होना एकदम खराब भी चीजें नहीं है जिस तरीके से कभी कभी दिखा दिया जाता है। बार बार इलेक्शन होना लोगों के लिए भले की बात है। जो पैसे खर्च हो रहे हैं बार बार वो गलत बात है, और जो लोग गवर्नमेंट काम नहीं करती है वो गलत बात है। तो आप कीजिए ना, काम काम करने से कौन रोका है, नया प्रोजेक्ट होने से रोका है, काम तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये भी लॉजिक है कि जो मशीनरी है टीचर्स को डिप्लॉय किया जाता है तो बच्चों का थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब चीजें। लेकिन ये सब चीजें 2 4 5 दिनों के लिए हो सकती हैं, फिर भी आप और समय पे तो नहीं होता इलेक्शन तो पढ़ा लेते हैं। नहीं पढ़ाते हैं तो भी तो सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अंडा चोरी कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द केस। ओके, तो ये ओवरऑल डिस्कशन है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफी अच्छा ये आर्टिकल लिखा है। पीडीटी आचार्य सेक्रेटरी रहे बहुत दिनों तक, तो एक बार पढ़िएगा आप लोग। सिटीजनशिप वाला आर्टिकल 5 to 11 वो इनके पास है। सिटीजनशिप एक्ट में ये भी है कि सिटीजनशिप एक्ट अलग से गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने बनाया है। तो उसमें ये है कि अगर कोई भी आपने अगर किसी देश का और जाके सिटीजनशिप ले लिया तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, वो आप चला टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो यही कहा जा सकता है कि जब इन्होंने ब्रिटेन का सिटीजनशिप ले लिया तो फिर इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। धर्म संसद को लेके अभी मैंने बताया, अरुणा रॉय है वो एक्टिविस्ट है, उन्होंने प्ली किया था और उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई कलेक्शन हो रहा हो, कोई गैदरिंग हो रहा हो, या कोई कन्वेंशन हो रहा हो, या कुछ भी कोई किसी टाइप का मीटिंग हो रहा हो, और यहाँ पे ये लगे कि किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी या किसी भी रिलीजन के खिलाफ अगर वहाँ पे हेट स्पीच टाइप का है, तो वो पुलिस को बिना कहे ही ट्रेस करना है और उसका पूरा रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जानी चाहिए कि ये यहाँ पे बोला गया। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन जितनी भी रिपोर्टिंग है वहाँ पे पुलिस लगेगी, पुलिस सब कुछ रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट को या अपने रिकॉर्ड में रखेगी कि क्या क्या वहाँ हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ पे था, हम लोगों ने पढ़ा था ना 142, यहाँ पे है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहीं लिखा है 142 पढ़ा था और 127 या 129। पहले 140 इसमें देख ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ से कंटेम्प्ट कहाँ आ गया। और एक 129 देखा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक दिन पढ़ा था मैंने, एक दिन डिस्कस किया था 129 एंड 142 डिस्कस किया था बहुत देर तक। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी मतलब समझाया था। व्हाट इज मीन बाय द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अरे घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके चीजें याद होनी चाहिए, मैं इसको 4 बार पढ़ा चुका हूँ। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड होना चाहिए रिटेन में या अभी तो, हाँ, और वो रिकॉर्ड है वो नीचे वाले कोर्ट फॉलो करेंगे, जो बोल दिया जाएगा वो एक लॉ के जैसे वो नीचे फॉलो होगा। एक जैसे पार्लियामेंट का लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट होगा वो एक लॉ के जैसे होगा। ठीक है, तो यही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस रोबिंग ऑफ द वीमेन इज ए ब्लॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो केस वही है, विच क्राफ्ट है, विच क्राफ्ट का केस था। और मैक्सिमम जो विच क्राफ्ट का केस आता है दैट इज विद द विडोज एंड द बुजुर्ग एल्डरली पीपल, उन्हीं के लिए आता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो आप वायलेंस करते हैं, डिग्निटी वुमेन्स का खराब करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए अच्छा नहीं है। जो हम हार्मनी की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, वो हमारी प्रियम्बल में है। हमारी फिलॉसफी वही है कि हम एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहते हैं, और वही हमारे जो फाउंडिंग फादर था उनका फिलॉसफी यही था। तो अगर विमेंस के साथ आप इस तरीके का बर्ताव करता है कोई समाज, तो गवर्नमेंट पुलिस का भी काम है ना रोके इस तरीके का, कुछ पनिश करे। पनिशमेंट, यहाँ दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने जिनको खिलाफ केस था वो केस ही रोक दिया, केस ही नहीं चलाया। तो अरे केस तो कम से कम चलाओ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं।
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है तो गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है और वहां से वो रेगुलेट करती है जो प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हुआ। तो अब जो अमित शाह ने बोला है उसको कह रहे हैं हटा दीजिए, क्योंकि अब हमारी इसमें वो है। अगर विपक्ष का कोई रहता तो कहते बढ़ा, जितना करना है उतना कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द केस। वो वीडियो बहुत वायरल वायरल हो गया है तो अब हट तो सकता नहीं है। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.